हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। आज के लेक्चर में हम जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ yolk sac. The yolk sac is first extra embryonic membrane to make its appearance. As the early blastoderm expands, the extra embryonic splanchnoplura continues to spread over the yolk mass and eventually encloses the yolk completely to form the yolk sac. इसमें जो स्प्लैंक्नोप्लूरा लेयर होती है ये कंप्लीट इस yolk को चारों ओर से घेर लेती है और इस तरह से yolk sac का डेवलपमेंट होता है। yolk sac के बाहर की तरफ मेसोडर्म और भीतर की तरफ एंडोडर्म पाई जाती है। एंडोडर्म yolk के कांटेक्ट में रहती है। इसी समय एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्लूरा एम्ब्रियो की एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट करती है। एम्ब्रियोनिक एलिमेंट्री कैनाल की जो एंटीरियर पार्ट होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो एक क्लोज ट्यूब की तरह होते हैं, लेकिन जो बीच का पार्ट होता है वो yolk की तरफ खुली रहती है। एम्ब्रियो की बीच की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक नैरो स्टॉक के द्वारा yolk sac से जुड़ी रहती है जिसे yolk स्टॉक कहते हैं। हालांकि ये yolk sac या जो yolk sac होता है yolk sac स्टॉक के द्वारा जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा रहता है, लेकिन फिर भी एम्ब्रियो में जो न्यूट्रिशन पदार्थ होते हैं वो इस मार्ग से नहीं जाते हैं, इस yolk स्टॉक की तरफ से नहीं जाते हैं। इसमें जो yolk प्रेजेंट होता है उसका जो डाइजेशन होता है वो एंडोथर्मल लाइनिंग के द्वारा होता है जिसमें कि एप्रोप्रिएट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन एंजाइम्स के द्वारा इसमें जो yolk प्रेजेंट होता है उसका डाइजेशन होता है। Through the action of appropriate digestive enzymes secreted by the endodermal cells, the yolk is digested or made soluble and is ultimately absorbed by the endodermal lining of the yolk sac. जो ये एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन होता है वो फिर ये एंडोडर्मल लाइनिंग जो होती है yolk sac की उसके द्वारा ये एब्सॉर्ब हो जाता है। It is then passed on through the endothelial lining of the vitelline blood vessels to the circulating blood, from where it is carried to all parts of the growing embryo. अब ये यहाँ से ये जब इसका यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हो जाता है तब ये एब्सॉर्ब हुआ फूड जो होता है वो एंडोथेलियल लाइनिंग के द्वारा ये ब्लड में सर्कुलेट होता है और फिर यहाँ से ये ब्लड के थ्रू ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसके सारे जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहां तक ये फूड पहुंचता है। Also during the growth of the allantois, the albumin is forced toward the distal end and gets surrounded by an extension of the yolk sac. It is absorbed along with the yolk and transferred by way of the extra embryonic circulation of the circulation to the embryo. इसमें जो yolk में जिससे yolk गिरा रहता है एंडोडर्मल सेल से वहां पर एंजाइम्स के द्वारा इसको सॉल्युबल फॉर्म में बना लिया जाता है। वहां से फिर ये एंडोथेलियल लाइनिंग से ये ब्लड में पहुंचता है, एब्सॉर्ब होता है और ब्लड के द्वारा ये डिफरेंट पार्ट्स में ग्रोइंग एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे yolk की जो क्वांटिटी होती है वो घटने लगती है और yolk sac के अंदर की तरफ ऐसे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि yolk की गहराई तक जाते हैं और yolk इसके कारण अब ये जो yolk sac है वो साइज में छोटा होता जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एग्स में जो एल्ब्यूमिन इकट्ठा होता है उसकी मात्रा भी कम होने लगती है और साथ में जो एलेंटॉइस का डेवलपमेंट होता है उसके साथ
उसके कारण जो योग सैक होता है वो निचले सिरे की तरफ धकेल दिया जाता है। अब इसमें योग की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है या बिल्कुल खत्म होने लगती है, और इस कारण जो योग सैक होता है वो बहुत छोटा रह जाता है, और योग सैक इस एल्ब्यूमिन को ग्रहण कर इसे भी सर्कुलेशन के द्वारा इसको सर्कुलेशन के माध्यम से इसको एम्ब्रियो तक भेज देता है। और साथ में जो इंक्यूबेशन पीरियड की जब समाप्ति होने लगती है उसके कुछ थोड़ी देर पहले ही योग सैक को एम्ब्रियोनिक एलिमेंट्री कैनाल में खींच लिया जाता है तथा इसे एम्ब्रियो में उसमें एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन। एमनियोन और कोरियन जो होती हैं ये दोनों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट साथ साथ होता है, और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड का जो टाइम होता है उसके 30 घंटे बाद इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो सोमेटोप्लूरल लेयर होती है वो एम्ब्रियो के ऊपर डबल फोल्ड के फॉर्म में डेवलप होकर इन मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट करती है। शुरू में तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसके थोड़ा सा एम्ब्रियो जो होता है वो थोड़ा सा योग की तरफ धंस जाता है, और ठीक उसी समय जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लूरल लेयर होती है वो बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ जो मेसोडर्म लेयर पाई जाती है वो हेड के जो पार्ट होता है उसके डबल फोल्ड के उसके पास एक साइड से डबल फोल्ड के रूप में डेवलप होती है जिसे हेड फोल्ड कहते हैं। इसको देखो डायग्राम से बता सकते हैं, ये जैसे डेवलपिंग एम्ब्रियो है और ये अंदर की तरफ ये आपको दिख रहा है योग प्रेजेंट है, जो अभी हमने डेवलपमेंट ऑफ योग सैक के बारे में पढ़ा था। इसकी ये लेयर दिखाई दे रही है जिसे हम स्प्लैंक्नोप्लूरा कहते हैं। ये योग सैक तो स्प्लैंक्नोप्लूरा से कवर्ड है, और ये जो एम्ब्रियो है इससे ये हम जो लेयर निकल रही है बाहर की तरफ एक्टोडर्म और ये अंदर की तरफ मेसोडर्म है। ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ मेसोडर्म है, और ये जो रीजन है ये एक फोल्ड और एक ये है, ये दूसरा फोल्ड कहलाता है। ये फोल्ड हेड फोल्ड कहलाता है, सिफेलिक फोल्ड, और ये जो फोल्ड है इसे हम कॉर्डल फोल्ड भी कहते हैं। इस तरह से ये धीरे धीरे आपस में ये जो फोल्ड है आपस में एक दूसरे की साइड बढ़ते जाते हैं, और फिर ये इस तरह से आपस में यहाँ पे ये जुड़ जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था डायग्राम में कि उसमें हेड फोल्ड बनता है और धीरे धीरे ये फोल्ड ग्रोथ करता हुआ क्रिसेंटिक शेप ले लेता है और एम्ब्रियो के ऊपर डेवलप हो जाता है। इस प्रकार लेटरल साइड की भी तरफ से एक और फोल्ड डेवलप होता है जिसे लेटरल फोल्ड कहते हैं। इस तरह का एक फोल्ड टेल रीजन की तरफ से विकसित होता है जिसे एमनियोटिक टेल फोल्ड कहते हैं। ये सभी जो फोल्ड्स होते हैं वो एम्ब्रियो के ऊपर फैलकर आपस में मिल जाते हैं और जो एम्ब्रियो होता है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहां ये फोल्ड्स आपस में मिलते हैं उसे सीरो एमनियोटिक कनेक्शन कहते हैं, क्योंकि जो टेल एमनियोटिक फोल्ड था वो बाद में विकसित होता है, जब तक कि जो हेड एमनियोटिक फोल्ड होता है वो एम्ब्रियो को आधे से ज्यादा भाग को ढक चुका होता है। इसलिए जो सिरे एमनियोटिक फोल्ड होता है वो एम्ब्रियो के बीच के भाग के पीछे की तरफ विकसित होता है, और सभी जो एमनियोटिक फोल्ड्स होते हैं वो डबल सोमेटोप्लूरा के बने होते हैं। इसलिए इन फोल्ड्स के बाहर की तरफ, जिसमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ मेसोडर्म लेयर होती है, उससे कोरियन का विकास होता है, और इन फोल्ड्स का जो भीतर की तरफ जिसमें बाहर की और मेसोडर्म और अंदर की साइड एक्टोडर्म लेयर पाई जाती है उसे एमनियोन कहते हैं। इस तरह से कोरियन और एमनियोन का डेवलपमेंट
होता है। इस तरह से जो दो मेम्ब्रेन्स बनती हैं उनमें बाहर की ओर कोरियन और जो अंदर की तरफ एमनियन होती है, लेयर होती है मेम्ब्रेन, उनके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। और धीरे धीरे जो ये सिरे एमनियोटिक कनेक्शन होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और जो अंदर की तरफ जो एमनियन होती है उस एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में एक जो कैविटी प्रेजेंट होती है जो अंदर की तरफ एक्टोडर्म के द्वारा लाइन होती है उसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। एमनियन इस जो कैविटी होती है उसमें एक एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। इस तरह का जो फ्लूइड होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक पॉन्ड की तरह उपलब्ध कराता है जिससे कि वो गीला रहता है और एम्ब्रियो जो है वो सूखता नहीं है। इसमें जो एम्ब्रियो है वो एक तरह से उसमें तैरता रहता है। और जो बाहर की तरफ कोरियन होती है उसमें ये कोरियन जो एमनियन और योक सैक को छोड़कर एम्ब्रियो को चारों ओर से घेरे रहती है। एमनियन और कोरियन के बीच में जो कैविटी डेवलप होती है उसको कोरियोनिक कैविटी या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। ये मेम्ब्रेन्स एम्ब्रियो के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसके द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में आपको मैंने बताया उसको मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा सकती हूँ। अब ये देखिए, ये जो सिफेलिक एमनियोटिक फोल्ड है दिस वन, और ये जो कॉर्डल एमनियोटिक फोल्ड है, ये देखिए आपस में एक दूसरे की साइड बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए वो इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो फोल्ड है इनके बीच के जो सिरे एमनियोटिक जॉइंट जो होता है ये यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है और ये लेयर इस तरह से ऐसे यहाँ जुड़ जाती है और ये लेयर इसके साथ ऊपर वाले के साथ ऐसे जुड़ जाती है। तो ये जो लेयर है ये वाली ये यहाँ पर है जिसमें हमें बाहर एक्टोडर्म और अंदर मेसोडर्म दिखाई दे रहा है और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कोरियोनिक मेम्ब्रेन। और ये वाली जो लेयर है ये जो दिख रही है ये वाली लेयर है जिसे हम एमनियन बोलते हैं। अब आप कोरियन में देखेंगे बाहर एक्टोडर्म और अंदर मेसोडर्म, और अगर हम एमनियन देखें तो अंदर एक्टोडर्म और बाहर मेसोडर्म प्रेजेंट है। और इस कोरियन और ये जो एमनियन है इसके बीच में जो कैविटी है इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। ये कहलाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो कोरियन और एमनियन के बीच में है। और जो ये एमनियन और ये जो एम्ब्रियो है इस एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में ये एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट होती है और इस एमनियोटिक कैविटी में एमनियन फ्लूइड भरा रहता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में ये एम्ब्रियो रहता है। तो इस तरह से अब हमने देखा कि दो तरह की मेम्ब्रेन्स डेवलप हुई, ये कोरियन और ये एमनियन। और ये जो कोरियन है ये एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेरे हुए है। अगर आप देखें तो चारों तरफ से इस कोरियन ने इस एम्ब्रियो को घेरे हुए है। तो इस तरह से हमने 3 मेम्ब्रेन्स देखी, योक सैक, एमनियन एंड कोरियन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में हमने फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ योक सैक के बारे में पढ़ा, जिसमें स्प्लैंक्नोप्लूरल जो लेयर होती है वो उस योक सैक को घेरे हुए रहती है और फिर उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको योक को डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका एब्सॉर्प्शन करते हैं और एब्सॉर्प्शन के बाद वो ब्लड के द्वारा डेवलपिंग एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकंड हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ कोरियन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमनियन। ये जो कोरियन और एमनियन लेयर होते हैं ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म लेयर के साथ
डेवलप होती है। इनमें पहले हेड फोल्ड बनते हैं और टेल फोल्ड बनते हैं, और ये जो दोनों फोल्ड होते हैं वो एम्ब्रियो के ऊपर की तरफ जाकर के आपस में जुड़ते हैं, जिससे जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कोरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो जस्ट एम्ब्रियो के ऊपर होती है जिसे हम एमनियन कहते हैं। इस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है, और उसके द्वारा ये जब डेवलप होते हैं तो उनके साथ साथ इनमें कैविटी बनती है जिसे हम कोरियोनिक कैविटी और एमनियन कैविटी कहते हैं। ओके, थैंक्स क्लास।